गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट क्लास हुई थी परसों, उसमें हमने जो हमारा हिस्ट्री था बेटा, उसके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लेसन जो था हिस्ट्री का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और जो है एमसीक्यूज फिलअप वगैरह जो है हमने डिस्कस किए थे। और साथ ही आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में यानी आज हम जो है लेसन नंबर जो आपका 6 है सिविक्स का, जिसका नाम है रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट्स, उसकी एक्सरसाइज जो है वो आज करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो हम करेंगे वो है द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट्स। रोल ऑफ पुलिस और कोर्ट्स वाला जो लेसन है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा देखिए, आपका जो लेसन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले हम जो इसके एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है आपसे कि वेयर कैन एन अपील बी मेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसमें पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अगर आपको अपनी अपील करनी है तो आप वो अपील कहां पर करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका ये दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और तीसरा है हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आपका नेक्स्ट जो कोर्ट आता है जहां आप अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप अपील नहीं लगा सकते। उससे पहले आपको आपके डिस्ट्रिक्ट सॉरी आपके स्टेट का जो कंसर्न हाई कोर्ट है वहां पर आपको अपनी अपील जो है वो लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, जिसका नाम है हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि भाई द रूल ऑफ लॉ मींस दैट, कि रूल ऑफ लॉ का जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रेस और रिलीजन। कह रहा है कि स्टेट के अंदर जब डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट किसके खिलाफ, एनी सिटीजन, किस ग्राउंड पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेस और रिलीजन के आधार पर। सेकंड जो आपका आंसर है ये कह रहा है स्टेट shall not deny to any person equality before law, यानी स्टेट जो है किसी भी पर्सन को इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि वो कानून की नजरों में बराबर है। थर्ड जो ऑप्शन है ये आपसे कह रहा है कि जज कैन शो prejudice against one person and favoritism toward another, कि जज जो है वो किसी भी व्यक्ति को जिसको वो फेवर कर रहा है उसके उसी आधार पर उसको जो है जजमेंट दे सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका जो आप आंसर है बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, जो कहता है कि स्टेट शैल नॉट state shall not deny to any person equality before the law। इसके बाद जो थर्ड है आपका एमसीक्यू, ये पूछ रहा है आपसे कि भाई ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड नॉट एन एजेंट हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो एजेंट नहीं होता है किसका, फर्स्ट है पुलिस, सेकंड है जस्टिस, और तीसरा है पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस। तो इसके अंदर आएगा बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, जस्टिस। उसके बाद ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 को फाइल द चार्जशीट। चार्जशीट जो है ये फाइल कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मजिस्ट्रेट, सेकंड है पुलिस, और थर्ड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसमें आएगा आपका आंसर बी, यानी जो पुलिस वाला है, पुलिस जो है ये राइट आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें पूछा गया है
इन विच कोर्ट डू वी टेक द फाइनेंस डिस्प्यूट्स, यानी फाइनेंस डिस्प्यूट जो है वो कौन से कोर्ट के अंदर आते हैं, तो आपका आंसर आएगा भाई सिविल कोर्ट। जो ये ऑप्शन दिया हुआ है 5 का, ये ऑप्शन सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो है ये राइट आंसर है। तो एक बार आपने जो क्वेश्चन आंसर है वो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। सेकंड जो आंसर है वो है आपका स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और जो थर्ड आंसर है वो है आपका जस्टिस, और फोर्थ जो है वो है पुलिस, और लास्ट जो है ये आपसे कह रहा है सिविल कोर्ट। ठीक है, तो जो फाइनेंस डिस्प्यूट होते हैं आपके वो किस में आते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर आते हैं बेटा। और अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो अगर जैसे मर्डर का केस हो गया या अगर कोई भी क्राइम से रिलेटेड अगर कोई भी केस है तो वो कहाँ पर हियरिंग होगी उसकी, उसकी जो क्रिमिनल कोर्ट है वहीं पर इसकी हियरिंग होगी। इसके बाद है वही आपका जो फिलअप दिया हुआ है उस फिलअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा जो आपका फिलअप है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखिए इसमें फिलअप के अंदर जो फर्स्ट फिलअप है ये क्या कह रहा है आपसे, द डैश इज इन्वेस्टिगेट एजेंसी। इन्वेस्टिगेट एजेंसी जो है वो क्या है, तो आपका आंसर आएगा पुलिस। उसके बाद सेकंड जो है ये कह रहा है द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द डेस्क कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर। कि जो ऑफिसर इंचार्ज है डेस्क किसका किसका जो है ऑफिसर इंचार्ज, तो वो आपका आंसर आएगा पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो एफआईआर को रजिस्टर करने से रिफ्यूज या मना नहीं कर सकता। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पुलिस स्टेशन। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि द पुलिस प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करती है विच इज कार्ड, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं चार्जशीट। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चार्ज सीट। चार्जशीट कहते हैं पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है उसे चार्जशीट कहा जाता है, जिसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद जो फोर्थ है आपका, फोर्थ में पूछा गया है कि मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी फॉल अंडर द जुडिकेशंस ऑफ डेस्क कोर्ट। यानी वो मैटर्स जो प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं वो कौन से कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, तो वो आपका आंसर आएगा सिविल। फाइनेंस हो या फिर आपका प्रॉपर्टी का हो, ये सभी किसके अंदर आते हैं, वो आपके सिविल कोर्ट के अंदर ही आते हैं। उसके बाद जो 5 है आपका 5 जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपसे कि द कोर्ट कैन इश्यू, जो कोर्ट है वो इश्यू कर सकता है, क्या इश्यू कर सकता है, डैश इफ इट फील ए पर्सन एप्रिहेंस इन सम केस इज नेसेसरी। तो इसमें आएगा समन्स। कोर्ट जो है वो क्या पेश कर सकता है, फिर इश्यू कर सकता है, तो वो आएगा आपका समन। कोर्ट जो है वो समन को जारी कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें पूछा गया है कि द पुलिस प्रोसिक्यूटर should place all dash related with the case before the court। पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होता है शुड प्लेस ऑल, जितने भी क्या जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं किससे रिलेटेड विद द केस बिफोर द कोर्ट, कोर्ट से पहले जितने भी रिलेटेड इसके फैक्ट्स होते हैं, तो इसमें आपका आएगा मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स। इसके बाद जो है वो है आपका ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपसे कह रही है एन एफआईआर इज फिल्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। यानी एफआईआर जो है वो कोर्ट के अंदर जो है कोर्ट ऑफ लॉ जो है वहां पर
जो है फाइल होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एफआईआर हमेशा कहाँ दर्ज होती है, जो भी आपका कंसर्न एरिया है, आपके नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन पड़ रहा है वहां पर आपकी एफआईआर दर्ज होती है। तो सेकंड जो है ये आपसे कह रहा है कि द पुलिस कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर, कि पुलिस जो है वो एफआईआर को दर्ज करने से क्या कर सकती है, मना कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है भाई, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। इसके बाद कह रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके द्वारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है भाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये कह रही है, इफ ए पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई भी पर्सन है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है विद द जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने जो फैसला दिया उस कोर्ट के फैसले से अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है कोई भी पर्सन, तो he may appeal to the supreme court against that judgment, तो वो उसके खिलाफ जो है जजमेंट अपनी जो है उस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अपनी अपील लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद लास्ट जो स्टेटमेंट है ये आपसे पूछ रही है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, देर आर 3 टाइप ऑफ कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 तरह के जो कोर्ट हैं वो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई आपकी भाई, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 तरह के कोर्ट नहीं होते, 2 ही तरह के कोर्ट होते हैं, एक आपका क्रिमिनल कोर्ट और एक आपका सिविल कोर्ट, तो 2 ही तरह के कोर्ट होते हैं। उसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है एक बार आपको यहाँ पर समझा दिए जाएंगे। लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन उनको एक बार जो है रीडिंग करके उनकी और आपको समझा दिए जाएंगे, ठीक है भाई। अब इसके जो हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए शॉर्ट जो क्वेश्चन है इसके, देखिए क्या पूछा गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज एन एफआईआर, एफआईआर क्या होती है। तो आपको भी पता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो लिखिए इसमें जो व्हाट इज द एफआईआर है इसका आंसर लिखिए कि इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, it is the first information about an alleged offense। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, कैन द ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर, कि जो ऑफिसर इंचार्ज है वो एफआईआर को दर्ज करने से क्या मना कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसका क्या आंसर आएगा, नो, नो। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि इफ समन्स आर इशू, कि अगर समन जारी किए जाते हैं बाय द कोर्ट, क्योंकि समन जारी करने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास ही है। तो इफ समन आर इशू बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए पर्सन, किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर कोर्ट ने समन जारी किया है तो व्हाट इज ही एक्सेप्टेड टू डू, यानी तो उससे क्या जो है एक्सेप्ट किया जाएगा करने के लिए। तो इसका आंसर लिखिए, he is accepted to appear in court, कि वो कोर्ट के अंदर इसकी जो है इसके लिए अपीयर कर सकता है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहा है कि भाई नेम द 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आने वाले जो 2 कोर्ट हैं। तो अभी हमने आपको अभी बताया था कि जो 2 कोर्ट हैं वो है सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, ये 2 तरह के कोर्ट होते हैं। उसके बाद
जो आपका 5 है, इसमें पूछा गया है कि हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इन ए क्रिमिनल कोर्ट, यानी कौन रिप्रेजेंट करता है स्टेट के इंटरेस्ट को क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, तो वो है भैया आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज थी इस लेसन की। अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन है इसकी एक्सरसाइज भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी के एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेसन है हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। देखिए जो इसके एमसीक्यू है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव द राइट टू प्रेसिडेंट टू सेटिस्फाई द कास्ट एज शेड्यूल कास्ट। तो इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन पहला जो है वो कह रहा है 339, सेकंड है 340, सी ऑप्शन है 341 और डी ऑप्शन है 342। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी 342। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है which of the following is not correct the context of marginalizations। के नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से मार्जिनलाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला है भाई सम फेल्ट मार्जिनलाइज्ड बिकॉज ऑफ देयर लो सोशल स्टेटस, कि कुछ लोग जो है वो फील करते हैं मार्जिनलाइज, कारण क्या है कि वो सोशली स्टेटस जो है उनका लो है। सेकंड जो है ये कह रहा है कि दे वर नॉट लुक्ड एट विद इंटरप्रिटी, कि उनको हीनता के साथ नहीं देखा जाता है। इसके बाद तीसरा जो है ये कह रहा है कि दे वर ऑफन सप्रेस्ड बाय मेजॉरिटी कम्युनिटीज, कि आमतौर पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इनके द्वारा इनको दबाया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि दे वर आल्सो व्यूज एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स, कि इनको जो है ये व्यू माना जाता है इनके बारे में कि ये जो है ये बाकी ह्यूमन बींग्स की तुलना में उनसे कम है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा मार्जिनलाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आएगा भी जो है ऑप्शन ए, ये है ये कह रहा है कि सम फेल्ट some felt marginalized because of their low social status। इसके अलावा जो सेकंड है आपका थर्ड है, इसमें पूछा गया है कि the minorities consist about how much percentage of India's population, की इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें माइनॉरिटीज जो है उनका कितना परसेंटेज है। तो वो है आपका ऑप्शन सी 18.5%। कितना है 18.5%। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। इनमें से टोटल जो माइनॉरिटीज है वो है आपका 18.5%। और इसमें लास्ट में पूछा गया है कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से आदिवासी जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज कितना है। तो वो वही आपका आएगा ऑप्शन डी, वो है आपका 8%। अब जो फिलअप है, तो फिलअप के अंदर जो आपका पहला जो फिलअप है इसके अंदर पूछा गया है भाई आपसे कि मार्जिनलाइज मींस, मार्जिनलाइज का मतलब होता है बीइंग ऑन द डैश
ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें आएगा साइड लाइन, फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, साइड लाइन्स। सेकंड जो है आपका, the marginalized group of our society are mainly the scheduled caste, the scheduled tribes and लास्ट में इसमें आएगा अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास। थर्ड जो है इसमें पूछा गया है कि डैश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ द आदिवासी, आदिवासियों की जो मेन प्रोमिनेंट लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, तो इसका आंसर आएगा भाई संथाली, संथाली। 4 नंबर पे पूछा गया है कि द आदिवासी सफर्ड मच इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश द ट्रेडर्स एंड द डैश। तो इसमें आएगा आपका कि जो आदिवासी हैं ये हमेशा से पुराने समय से ही सफर करते आए हैं, इनके साथ काफी शोषण हुआ है ब्रिटिशरों के द्वारा, ट्रेडरों के द्वारा, और साथ ही साथ लास्ट में इसमें आएगा द मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स। इसके बाद जो है आपका वो पूछा गया है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो एक बार देख लीजिए उसके बारे में भी। ट्रू या फॉल्स में फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि मार्जिनलाइजेशन इज एक्सरसाइज ओनली इन इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर, की मार्जिनलाइजेशन जो है वो आमतौर पर कौन से सेक्शंस में है, या तो इकोनॉमिक या फिर आपका सोशल जो स्फीयर है वहीं पर देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, ये फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ यही दो सेक्शन नहीं है जहां पर मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसके अलावा जो सेकंड जो आपका है ये आपसे कह रहा है कि भाई अंडर आर्टिकल 342, अंडर आर्टिकल 342 certain tribes have been specified as scheduled tribes, कि जो स्पेसिफाइड ट्राइब्स बताई गई हैं वो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज आदिवासी प्रैक्टिस हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, कि आदिवासी जो है वो हिंदू धर्म को फॉलोवर हैं या फिर इस्लाम के फॉलोवर हैं या क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्या है, गलत है, क्योंकि वो ना हिंदू धर्म की पूजा करते हैं, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियनिटी, उनका तो खुद का ही अपना एक रिलीजन है जिसमें वो नेचर की पूजा करते हैं या फिर अपने एंसेस्टर जो है उनकी पूजा करते हैं, उनके देवी देवता अलग है, रिलीजन अलग है, और लैंग्वेज संथाली है, तो वो किसी भी तरीके से हिंदुज्म या जो आपकी क्रिश्चियनिटी है इसको फेवर नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई आपकी, फॉल्स है। इसके बाद फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये आपसे कह रही है कि द शेड्यूल्ड कास्ट आर शोन डांसिंग इन कलरफुल कस्टम्स। अब कह रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये हमको जो है अलग अलग कलरफुल जो कस्टम्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, सॉरी कॉस्ट्यूम्स हैं, उन कॉस्ट्यूम को अलग अलग रंग बिरंगी जो कॉस्ट्यूम है उनको पहन के डांस करते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, क्योंकि वो आदिवासी होते हैं जो कलरफुल ड्रेसेस को, कॉस्ट्यूम को पहन के डांस करते हैं। उसके बाद लास्ट जो इसके अंदर स्टेटमेंट दी हुई है ये आपसे कह रही है कि मुस्लिम आर द मेन माइनॉरिटीज कम्युनिटी, मुस्लिम जो है वो भारत के अंदर मेन माइनॉरिटीज के अंदर आती है। तो ये स्टेटमेंट कहती है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो शॉर्ट हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, तो इनको एक बार हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एक दिन आपको क्लास में डिस्कस करवा देंगे, बाकी इनकी पीडीएफ जो है मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर, उसका आंसर जो है वो क्या कहता है कि name any two groups of Indian society that fall into the category of marginalized sections of the society, यानी दो ग्रुप्स के बताने हैं जो हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं और जो मार्जिनलाइज सेक्शन के अंदर आते हैं, तो वो है भी आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो लिखिए इसके अंदर आपका जो फर्स्ट आंसर है इसके अंदर आएगा शेड्यूल कास्ट एंड
जो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि इन व्हाट टाइप ऑफ एरिया आदिवासी जनरली लिव, यानी आमतौर पर जो आदिवासी रहते हैं उनका जो एरिया होता है वो किस तरह का होता है। तो इसके अंदर आपका जो आंसर रहेगा वो लिख लीजिए एक बार। जो आंसर सेकंड है आपका ये रहेगा भाई, फॉर सेंचुरीज these people have been living in hilly areas, woodlands and thick forest। कि अगर हम आदिवासियों के रहने के स्थान के बारे में बात करें तो आदिवासी जो है फॉर सेंचुरीज काफी शताब्दियों से जो है ये लोग these people have been living, ये लोग जो रहते हैं इन हिली एरियाज, कहाँ रहते हैं, या तो हिली एरियाज के अंदर रहते हैं या वुडलैंड जो वन प्रदेश है वहां पर रहते हैं, एंड थिक फॉरेस्ट या फिर थिक फॉरेस्ट का जो रीजन है वहां पर ये लोग रहते हैं। इसके बाद जो है आपका आंसर रहेगा थर्ड। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द मोस्ट नोटिसेबल इन ग्रुप डांस ऑफ आदिवासी, की सबसे ज्यादा नोटेबल जो ग्रुप डांस है आदिवासियों का वो क्या होता है। तो इसके अंदर जो है थर्ड जो आंसर है इसमें लिखिए क्विट ऑफन they are shown dancing in groups wearing colorful costumes and a notable हेडगियर। कि इनकी जो सर की जो टोपी होती है, हेडगियर जो होता है, सर की टोपी जो होती है वो काफी नोटेबल होती है, काफी देखने लायक होती है। इसके अलावा कलरफुल कॉस्ट्यूम जो है वो ये लोग पहनते हैं जब ये ग्रुप के अंदर डांस करते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है कि विच कम्युनिटीज हैव बीन नेशनली नोटिस एज माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज के रूप में मेन रूप से जो नोटिस किया गया है वो कम्युनिटी जो है वो कौन कौन सी है। तो इसके अंदर जो है आपका आंसर रहेगा एक बार फिर से देख लीजिए। जो आपका फर्स्ट आंसर है इसमें बताया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है ये दो तरह की कास्टेज हैं। इसके अलावा सेकंड जो है इसके अंदर फॉर सेंचुरीज काफी शताब्दियों से दीज पीपल हैव बीन लिविंग, ये लोग जो है वो रहते हैं इन लिविंग हिली एरियाज, कहाँ रहते हैं, हिली एरियाज के अंदर रहते हैं या फिर वुडलैंड जो वन प्रदेश है या थिक जो फॉरेस्ट है वहां पर ये लोग लिव करते हैं। उसके बाद क्विट ऑफन दे आर शोन डांसिंग इन ग्रुप, ये लोग जो है आमतौर पर देखे जाते हैं डांस करते हुए ग्रुप के अंदर। वेयरिंग पहनकर, क्या पहनते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम, यानी इनकी जो कॉस्ट्यूम होती है, किनकी बात हो रही है, आदिवासियों की बात हो रही है, जो कलरफुल कॉस्ट्यूम को पहन के एंड नोटेबल हेडगियर
जो इनकी सर की जो टोपी होती है वो काफी देखने लायक होती है, वो टोपी जो है ये लोग पहनते हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, तो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें देखिए मेन जो हमारी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं फोर, तो इसमें देखिए भाई आपका आएगा नेशनली communities which have been notified as minorities are the Muslims, उसके बाद आएगा द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन के बाद आएगा द सिख्स, और सिक्स के बाद आएगा आपका द बुद्धिस्ट, और इसके बाद लास्ट आएगा आपका पर्सिस। ठीक है, मेन रूप से वो कम्युनिटीज जो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज मानी जाती है, माइनॉरिटीज समझी जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख, और उसके बाद बुद्धिस्ट, और लास्ट आपका जो पारसीज हैं। तो पारसीज जो है ये लास्ट है जो अल्पसंख्यक के अंदर आपके आते हैं। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है इस लेसन का आपका, वो आपसे पूछ रहा है कि मेंशन एनी टू डिस्क्रिमिनेशन सफर्ड बाय द अनटचेबल्स, कोई भी दो डिस्क्रिमिनेशन बताने हैं जिनका सामना करना पड़ता है जो हमारे अनटचेबल्स हैं, यानी जिनको हम अछूत मानते हैं या छुआछूत के योग्य नहीं मानते हैं। तो जो अछूत हैं उनके रिगार्डिंग ही बताना है डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ जो होता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका 5 के अंदर वो रहेगा कि चिल्ड्रन belonging to such children's belonging to such caste were denied access to basic education। पहला जो कारण इसमें दिया हुआ है कि चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सच कास्ट, वो बच्चे जो अनटचेबल्स के मानते हैं या अछूत आप मानते हैं, तो वो बच्चे जो बिलोंग करते हैं इस तरह की कास्ट को वर डिनाई, यानी उनको वंचित रखा जाता है किससे? एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, जो बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन है उनसे भी इनको क्या रखा जाता है? वंचित रखा जाता है। इसके बाद जो सेकंड है पॉइंट इसका, तो ये आएगा दे रिमेन they remained economically backward owing to lack of avenues to improve their condition। क्या बताया गया है? दे रिमेन इकोनॉमिक बैकवर्ड, यानी उनको आर्थिक रूप से जो है पिछड़ा
रखा जाता है, ओनिंग टू लेक ऑफ, जिसमें कमी रहती है, एविडेंस ऑफ इम्प्रूव देयर कंडीशन, यानी जिसमें उनकी स्थिति जो है वो बिल्कुल भी उसमें सुधार नहीं होता। तो इस तरह से दो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इन दोनों के अंदर देखने को मिलती है। तो वही आपके जो अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन और द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट, दोनों फैसलों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके हो गए हैं और एमसीक्यू हो गए हैं, और इनकी पीडीएफ जो है मैं आपके पास सेंड कर दूंगी जो लॉन्ग रह गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है आपके इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेसन है आपका, जो मार्गलाइजेशन से ही रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द मार्गलाइज सेक्शंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।